नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आपका फिर से एक बार MGCI के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था कि अब हम एनिमल हस्बेंड्री में वापस से रिवीजन करेंगे। जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट में भी किया था कि सर PAT की क्लास कब लगेगी। तो जी हाँ दोस्तों, बिना विलंब के अब आपके लिए मैं हाजिर हूँ PAT के रिवीजन के लिए, जो कि आने वाली दो महत्वपूर्ण एग्जाम BHU और ICR के लिए भी काफी लाभदायक रहेगी। अर्थात यूं कहें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम अभी होना है इस वर्ष में, वह सभी के लिए यह क्लासेस महत्वपूर्ण रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने जितना प्यार MGC परिवार को दिया है, आभारी है आपका, और इसी तरह का इसने बनाए रखिए। तो आइए दोस्तों, अब बिना विलंब के हम आज से वापस रिवीजन क्लास प्रारंभ करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, जिसमें पशु शरीर रचना और जंतु जगत वर्गीकरण की कहानी हम देख चुके थे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, एनिमल ब्रीडिंग, और महत्वपूर्ण भी है। तो आइए बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा भैया एनिमल ब्रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज से हम रिवीजन क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग। तो सबसे पहले मन में प्रश्न निकल कर आएगा कि व्हाट इज ब्रीडिंग, प्रजनन क्या है। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं। कितनी चीजें हमारे दिमाग में आना चाहिए? दो चीजें। अब वो दो चीजें क्या क्या है उन्हें भी हम समझ लेंगे कि दो चीजें क्या क्या है वो समझने योग्य है। जैसे कि शब्द ये ब्रीडिंग, व्हाट इज ब्रीडिंग, जिसे हम कह देते हैं प्रजनन। अब प्रजनन में भी दो शब्द है, प्र और जनन। तो जनन को हमने जब पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल, नर और मादा जनन तंत्र, तब मैंने आपको बताया था जनन का मतलब क्या होता है। तो जनन का मतलब होता है अपने ही जैसे जीव उत्पन्न कर देने की क्षमता, अपने ही जैसे जीव उत्पन्न कर देने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर दो चीजें, प्र और जनन। तो जनन का मतलब समझ गए कि अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न कर देने की क्षमता ही जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। द कैपेसिटी रिप्रोड्यूस सेम ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अर्थात अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न कर देना ही जनन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे प्रजनन। तो व्हाट इज ब्रीडिंग, तो आइए प्रजनन क्या होता है इसे हम समझते हैं विद्यार्थियों। तो प्रजनन को समझने के लिए मेटिंग की आवश्यकता होगी। अब मेटिंग अर्थात होता है सहवास, और किनके बीच में मेटिंग होगा, तो मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो सहवास होता है वो किनके बीच होगा, नर और मादा के बीच में होगा। नर और मादा, मेल और फीमेल के बीच में सहवास या मेटिंग होगा। बट भाई क्यों करे ऐसा, मेटिंग क्यों करवा रहे हैं सर, क्या इससे लाभ है, क्या इससे फायदा है? फॉर डिजायर कैरेक्टर्स। तो पहली चीज निकल कर आती है कि मेटिंग क्यों करवाए, वाई, क्या रीजन है इसका, क्या कारण है कि नर और मादा को यहाँ पर मिलन करवा रहे हैं सर, मेटिंग करवा रहे हैं? फॉर डिजायर कैरेक्टर्स। और डिजायर कैरेक्टर्स का मतलब है कि वांछित गुणों को, जिन्हें हम चाहते हैं, उन गुणों को संतान या संतति में ले आना ही उद्देश्य होता है ब्रीडिंग का। और ये सारी प्रोसेस को ही हम कहते हैं ब्रीडिंग या प्रजनन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको यहाँ पर दो चीजें सामने दिखाई दे रही है कि मैटिंग शब्द अर्थात सहवास करवाना, किनके किनके बीच में, तो मेल और फीमेल, नर और मादा के बीच में। क्यों, क्या कारण है ऐसा भाई, क्यों मिला रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, क्या कारण है कि नर और मादा को आपस में मिलवा रहे हैं? तो कारण है फॉर डिजायर कैरेक्टर्स, अर्थात जो वांछित गुण है, जो पशुओं में वांछित गुण है, उनको हम किसमें देखना चाहते हैं, संतान में, संतति में। सो यूज
ब्रीडिंग, इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, प्रजनन का। आई होप आपको ब्रीडिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, तो ब्रीडिंग का सीधा सीधा मतलब है कि नर और मादा को मिला दीजिए। क्यों मिला देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनमें जो सुपीरियर कैरेक्टर्स है, डिजायर कैरेक्टर्स है, वो जनरेशन बाय जनरेशन संतान में आ जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में चले जाए। इसी का मतलब हो गया प्रजनन। आइए आगे हम देखते हैं इसमें कि कैसे होगा और क्यों होगा। तो हम क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कोई ब्रीड हमें सुपीरियर मिल जाए। बार बार मेटिंग करवाने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि हमें एक सुपीरियर ब्रीड मिल जाए। तो बार बार आपने सुना होगा ब्रीड ब्रीड, तो भैया आपके मन में प्रश्न भी आता होगा कि ब्रीड क्या होता है, ब्रीड क्या होता है। इसे हिंदी में आप लोग नस्ल कह देते हो। अब नस्ल या ब्रीड है क्या वास्तव में, तो नस्ल या ब्रीड होने के लिए कुछ कंडीशन है। यहाँ पर मैं आपको मूलतः 3 बातें बताऊंगा। ब्रीड होने के लिए 3 मूलतः बातें हैं। किसी को भी नस्ल कहें, किसी को भी हम नस्ल कहें, अगर वो ये 3 पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तो दैट इज कॉल्ड ए ब्रीड, वो एक प्रकार की नस्ल है। तो कौन कौन सी 3 चीजें हैं सर, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 चीजों को अगर फॉलो करता है तो ब्रीड होगा। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, मैं बता रहा हूं बेटा, एक ग्रुप ऑफ एनिमल, पशुओं का ग्रुप होना चाहिए। आप ग्रुप तो समान लोग ही बनाएंगे ना, आज समान लोगों का तो ग्रुप होगा नहीं भैया, उनमें तो अलग अलग भाग हो जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ एनिमल मतलब पशुओं का एक ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है, कॉमन इंसेस्टर मतलब उनके जो पूर्वज हैं वो समान होना चाहिए। पूर्वज उनके कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। और पशुओं का झुंड होना चाहिए। जैसे गाय भैंस के झुंड की बात करें तो हर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गाय की बात करें अगर स्पेशल तो गाय की नस्ल होगी, भैंस की बात करेंगे तो भैंस की नस्ल होगी। तो उनका झुंड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए भैया, झुंड एकदम समान होना चाहिए। और पूर्वज भी समान होना चाहिए, तभी तो एक जैसे गुण आएंगे, नहीं तो अलग अलग गुण आएंगे। और अलग अलग जब दिखेगा तो वो ब्रीड या नस्ल नहीं होगा। ठीक है भैया। और रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि भैया संबंधित होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अगर वो संबंधित है, उनके पूर्वज समान है और वो एक झुंड के रूप में दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीड। अर्थात नस्ल होने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज है। एक तो उनका ग्रुप होना चाहिए, दूसरा उनके पूर्वज एक जैसे होना चाहिए, तीसरा उनमें कोई ना कोई संबंध जरूर होना चाहिए, तभी वो एक नस्ल है, नहीं तो नस्ल नहीं है। सर ये तो बहुत लिखी पढ़ी बातें हैं, सर हमें देसी भाषा में बताओ कैसे नस्लों को पहचानेंगे। अगर आप भैया गांव में गए, घूमते घूमते जा रहे हो, उधर से साहिवाल गाय का झुंड आ गया, तो आपने देखा अरे अरे लाल लाल दिख रही है, छोटे सींग है, पूंछ भी इसकी लंबी है और आयन भी काफी विकसित है, ये साहिवाल गाय होगी। कैसे बता दिया, बाहर से देखकर, साइज उसका बाहर आकृति देखकर, रंग लाल था बता दिया। ठीक है, दूसरे गांव में गए आप, देखते देखते चले गए, पता चला बहुत बड़े बड़े सींग की गाय दिख रही है, उसके ऊपर डॉट डॉट धब्बे, काले चितकबरी दिख रही है, आयन भी बड़ा है, नाभि पट्ट भी काफी विकसित है, माथा भी उभरा हुआ है, तो आप बोलोगे अरे ये तो गिर गाय दिख रही है यार भाई। तो कैसे आपने देखा, उसका जो बाहरी स्वरूप है, साइज है, रंग है, कलर है, उनसे अगर हम देख रहे हैं, ये जो बाह्य लक्षण हमें दिखाई दे रहे, उनसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये भैया गिर नस्ल है। या किसी के गांव में मुर्रा भैंस है, आपने देखा कि छोटे छोटे सींग है, ब्लैक गहरा काला रंग है, जेड ब्लैक रंग है, तो आपने बोला इट इज अ मुर्रा बफेलो। कैसे बोल दिया, आपने बाहर से देखा उसको कि यह गहरे काले रंग की है और इसकी जो बनावट है हमें पता है कि ये सिम्टम किसके हैं, ये लक्षण किसके हैं, तो आप बोलोगे ये तो मुर्रा भैंस के। तो जब हम किसी पशु को बाहरी रूप से देखकर जान जाएं कि यह इस प्रकार की नस्ल है, तो वही तो हम नस्ल की कैटेगरीज बना पाएंगे या नस्ल की श्रेणियां बना पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और ये लिखा पढ़ी वाली बात है कि ये चीजें लिखी हुई रहती है, एक डेयरी फार्म पर, रिसर्च डेयरी फार्म पर ये सारी चीजें रिलेटेड रहती है। तो इस प्रकार से एक ब्रीड का ओरिजिन या एक ब्रीड को हम ब्रीड की श्रेणी में लेकर आते हैं, चाहे उनमें ग्रुप हो या तो उनके पूर्वज समान हो या वो संबंधित हो। ये लिखी पढ़ी बातें। और साधारणतः हम कैसे पता लगाएंगे, तो सिमिलर अपीयरेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वह एक दूसरे के जैसे दिख रही है, सिमिलर दिख रही है। किन किन चीजों में, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी आकृति कैसी है, साइज कैसा है, रंग कैसा है। अगर इन पैरामीटर्स पर वो खरा उतरता है तभी वो क्या होगा भैया, ब्रीड होगा। तो आई होप आपको ब्रीडिंग समझ में आ गया, ब्रीड समझ में आ गया और क्यों ब्रीड बनाया
ना चाहते हम, क्योंकि हमें बेटर ब्रीड ही या बेटर या उन्नत नस्ल ही तो प्रजनन का परिणाम होती है, और वही तो आगे चलकर हमें काम देने वाली भैया। इसलिए हमने यहाँ पर ब्रीडिंग और ब्रीड का मतलब समझा कि जो बाहर से देखने पर हमें अच्छी दिखाई दे, किन किन चीजों में एक जैसा उनका साइज हो, एक जैसा कलर हो, एक जैसी उनकी बनावट हो, वह नस्ल कहलाएगी या ब्रीड कहलाएगी। तो ब्रीड होने के लिए भैया तीन चीजें महत्वपूर्ण थी, नस्ल होने के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो उनका ग्रुप होना चाहिए, झुंड होना चाहिए, उनके जो पूर्वज हैं वो समान होना चाहिए, और वह आपस में संबंधित होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रीड या नस्ल। और सिमिलर अपीयरेंस मतलब देखने में वह एक जैसी दिखाई दे, देखने में वह कैसी दिखाई दे, एक जैसी दिखाई दे, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीड। और क्या क्या चीज है, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी बनावट कैसी, उसका आकार कैसा, उसका रंग कैसा है, ये सब चीजें अगर हमें सिमिलर दिख जाए तो उसे हम भैया नस्ल कह देंगे। तो आई होप यू क्लियर दैट व्हाट इज ब्रीड एंड ब्रीडिंग एंड वी विल अगेन डिस्कस, आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करेंगे भैया एनिमल ब्रीडिंग की। तो अभी हमने ब्रीडिंग देखा और ब्रीड देखा, अब हम बात करेंगे पशु प्रजनन क्या होता है। तो मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल दैट कॉल एनिमल ब्रीडिंग, क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग। दो पशुओं को मिला देना ही ब्रीडिंग कहलाता है, वी कॉल दिस एनिमल ब्रीडिंग। मेन रोल ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, तो यहाँ पर तीन मेन रोल है। नंबर एक, इंप्रूव क्वालिटीज, उन्नत क्वालिटी चाहिए हमको, वांछित गुण चाहिए और बेहतर जीव चाहिए। तो इन तीनों उद्देश्य को किसमें कंसिडर किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग में, अर्थात इसे और अच्छे से हम कहें पशु प्रजनन। क्या कहेंगे, तो पशु प्रजनन, इसे कहा जाएगा पशु प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्रीडिंग के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स, उसके आगे एनिमल लग गया, दैट इज कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग। बट क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स, किनके बीच प्रजनन होगा, दो पशुओं के बीच में। अब दो पशु कौन लेंगे सर, तो दो पशु जो लेंगे उनमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, वी कॉल्ड एज एनिमल ब्रीडिंग। जब दो पशु जिनमें से भैया एक नर पशु होगा और एक मादा पशु होगा, जब इन दोनों में क्रॉस होगा उसी को हम कहेंगे एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन। आई होप यू क्लियर दैट। बट व्हाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, एनिमल ब्रीडिंग क्यों चाहते हैं। जो चल रहा है उसे चलने दे, चल रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ब्रीड है, विशेषकर जो हमारी देसी ब्रीड है, उनको हम और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि दे डिजर्व कैपेसिटी, उनके पास वो क्षमता है, लेकिन उनको बाहर लाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता तो होगी। इसलिए फिर हम उपयोग करते हैं एनिमल ब्रीडिंग का। और क्यों करते हैं, तो इम्प्रूव क्वालिटीज मतलब बेहतर या यूं कहें कि उन्नत जो गुणवत्ता है किसी और पशु में, जैसे कि मान लीजिए हॉलिस्टीन फ्रीजियन हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग काउ इन द वर्ल्ड, हॉलिस्टीन फ्रीजियन विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, क्यों ना उसके सीमेन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हमारी इंडिजिनियस काउ, हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग काउ इन इंडिया या इंडिजिनियस काउ साहिवाल, अगर इनका क्रॉस करा दिया तो निश्चित तौर पर हमें जो ब्रीड मिलेगी वह एचएफ से तो कम दूध देगी, लेकिन साहिवाल से ज्यादा दूध देगी। तो हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ आप बोलेंगे। तो इस तरह से उन्नत क्वालिटी को लाने के लिए हमें पशु प्रजनन की आवश्यकता होती है। डिजायर क्वालिटीज, जिन्हें हम चाहते हैं, जो वांछित है, जिन्हें हम चाहते हैं कि ये गुण है हमारी ब्रीड में भी आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि जर्सी गाय के दूध में बहुत ज्यादा वसा है, हम चाहते हैं कि हमारी देसी गाय के दूध में भी वसा बढ़ जाए। तो वसा बढ़ाने के लिए मंत्र तो मार नहीं सकते भैया, मंत्र मारे तो ऐसा होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए भैया हम फिर एनिमल ब्रीडिंग का सहारा लेंगे और जर्सी गाय के नर बुल का सिलेक्ट करेंगे, और उस बुल का कि जिसकी मां है या जिससे आने वाली प्रोजनी हाईएस्ट फेड बना रही है, उससे क्रॉस करवा देंगे। तो शायद हो सकता है कि हमारे पास जो ब्रीड आएगी हाइब्रिड, वह भी जर्सी गाय की इक्वल फेट दे दे। सर जर्सी गाय को क्यों नहीं पाल सकते, इधर पालते हैं बेटा, लेकिन इधर का एनवायरनमेंट अलग है, उधर का एनवायरनमेंट अलग है। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर ले जाकर छोड़ दूं तो आप सर्वाइव कर पाओगे ज्यादा, बोलेंगे नहीं।
वैसे ही उधर के एनिमल इधर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उनके सीमन को ट्रांसफर कर देंगे तो जो क्रॉस ब्रीड आएगा वो इधर सर्वाइव कर जाएगा भैया। इसलिए फिर हमें एनिमल ब्रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। किनके लिए? डिजायर्ड क्वालिटीज के लिए, सुपीरियर, अर्थात हम चाहते हैं कि हमें बेहतर एक जीव मिल जाए। कैसा जीव मिल जाए? बेहतर जीव प्राप्त हो जाए। इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसका सहारा लेते हैं? एनिमल ब्रीडिंग का। आई होप यू क्लियर दैट व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग। क्रॉस बिटवीन टू एनिमल, मेल एंड फीमेल, we called as animal breeding. Why? Major role, main role of animal breeding. The 3 main major role of animal breeding. 3 मुख्य भूमिका है पशु प्रजनन की। क्या क्या? उन्नत नस्ल को प्राप्त करना, वांछित गुणों को प्राप्त करना और बेहतर जीव बनाना। इन सब के लिए हम करते भैया एनिमल ब्रीडिंग। आई होप यू क्लियर दैट। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग अब कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास 2 सिस्टम निकल कर आते हैं कि एनिमल का इंप्रूवमेंट कैसे करें। हमने पढ़ तो लिया कि ये सब होना चाहिए, लेकिन कैसे, हाउ टू इम्प्रूव बेस्ट ब्रीड, तो उसको जब साइंटिफिक स्टडी की गई तो 2 सिस्टम निकल कर आते भैया। इसे को कभी कभी मेथड भी बोल देता है, लेकिन मेनली ये सिस्टम ही है ना, याद रखना। तो देयर आर 2 सिस्टम्स दैट इज कॉल्ड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। यस, we discuss about that natural and artificial system. What meaning are natural system? What meaning are the artificial system? Okay class, don't worry, we discuss about that. Natural system अर्थात प्राकृतिक प्रणाली, ठीक है, प्राकृतिक प्रणाली। और आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो that is called कृत्रिम प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली और कृत्रिम प्रणाली। दूसरा हो गया भैया कृत्रिम प्रणाली। एक प्राकृतिक प्रणाली और एक कृत्रिम प्रणाली, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम? टू मेन डिफरेंस आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। प्राकृतिक और कृत्रिम प्रणाली में जो सबसे प्रमुख अंतर यह है कि प्राकृतिक प्रणाली में नर और मादा को शारीरिक या भौतिक रूप से मिलने की आजादी होती है, मेटिंग फिजिकली और बायोलॉजिकली, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम। बट द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी लो इन नेचुरल सिस्टम। व्हाई? सो मेजर प्रॉब्लम इन नेचुरल सिस्टम, क्योंकि प्राकृतिक प्रणाली में जब हम देखते हैं कि नर जिसको हम मिला रहे हैं उसके पास हमारा कोई लेखा जोखा ज्यादा रहता नहीं है। जो भी हमें समय पर भूल प्राप्त हो जाता है उस भूल को साण को हम यूज कर लेते हैं नेचुरल सिस्टम में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। तो आने वाली जनरेशन में वैसे गुण आएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है कि वो भूल या सांड किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और वही जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पशु में आता जा रहा है, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती है। और इधर प्रेगनेंसी का या गर्भधारण का जो प्रतिशत होता है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल की तुलना में कम होता है। तो इधर कितना होता है सर? तो इधर भैया 50 to 60% ही होता है गर्भधारण का जो प्रतिशत है कि कितना परसेंट नेचुरल मेटिंग सक्सेस होता है। तो इसकी सक्सेस रेट देखी गई 50 to 60% ही है भैया। इधर सक्सेस रेट आर्टिफिशियल की तुलना में लो है, इधर कितनी 50 to 60% है, ठीक। और इधर भौतिक या शारीरिक रूप से फिजिकल मेटिंग होती है, पशु आराम से एक दूसरे से सहवास करते समय मिलते हैं, शारीरिक रूप से संबंध स्थापित करते हैं। किधर? नेचुरल सिस्टम में। इसके लाभ और हानियां भी मैंने बता दी। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है? आर्टिफिशियल में इंसेमिनेशन का यहाँ पर यूज किया जाता है। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कृत्रिम शब्द आ जाए तो वहां पर जो योगदान होता है वो ह्यूमन बीइंग या मानव का होता है। अब मानव के रूप में यहाँ वेटनरी डॉक्टर अपनी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो गन होता है उसकी सहायता से गाय के गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स में सीमेन को ड्रॉप कर देता है। तो ह्यूमन बीइंग का रोल जहां भी होता है वो सारी चीजें आर्टिफिशियल हो ही जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में फिजिकल मेटिंग नहीं होती। इसका क्या फायदा सर? तो जो जनरेशन बाय जनरेशन रोग ट्रांसफर हो रहे थे वो होना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम जांचा परखा टेस्टेड सीमेन को ही ड्रॉप करवाएंगे और
जिस क्वालिटी को हम डिजर्व करवाना चाहते हैं एनिमल्स के अंदर उसी को जाने देंगे, बाकी को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम जानबूझकर उसी सीमेन को लेकर आएंगे जो हमें वांछित है, जो हमारी सुपीरियरिटी को बढ़ाएगा, नस्ल को सुधारेगा, उसी को तो हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे, बाकी को प्रमोट नहीं करेंगे। तो कुछ बातें इधर अच्छी भी है, लेकिन एक महंगी विधि है, ध्यान रखना है ना। प्रश्न आ जाए कि महंगी विधि है तो बता देना आर्टिफिशियल, जिसमें तकनीकी की आवश्यकता होती तो आर्टिफिशियल, जिसका कम उपयोग हो रहा है तो इसी का कम उपयोग हो रहा है ना, इसका यूज ज्यादा नहीं होता क्योंकि महंगी है, तकनीकी ज्ञान नहीं है किसानों के पास, और इधर भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। और इधर फायदा क्या है सर, तो फायदा इधर जो भैया है गर्भधारण का जो परसेंटेज है इधर वो हाई है। कितना है तो 65% है। कितना है 65% है। क्यों है, क्योंकि जांचा परखा हुआ सीमेन होता है, इसलिए प्रेगनेंसी या गर्भधारण का जो रेशियो होता है वो इधर बढ़ जाता है। आई होप यू क्लियर दैट सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। देयर आर टू सिस्टम, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रजनन की जो प्रणाली है दो है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, इसी को मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, इसी को ऐसा घुमा फिरा के बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग। तो घबराना नहीं, सिस्टम दो है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक। लेकिन मेथड्स बोले, टाइप्स बोले, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग बोले तो इसको तीन तरह से बोल सकता है। तो इसमें भी दो चीजें निकल कर आती है, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। अब क्या होता है इन ब्रीडिंग, क्या होता है आउट ब्रीडिंग, आइए समझते हैं। तो भैया आपसे पूछे कि प्रजनन के प्रकार, ठीक है, प्रकार बोल दे प्रजनन के तो भी यही है, प्रजनन की विधि बोल दे तो भी यही है, प्रजनन का वर्गीकरण बोल दे तो भी यही है, घबराना नहीं है। सिस्टम केवल दो याद रखना, बाकी इसको इतने नामों से पूछ सकता है कि प्रजनन के प्रकार बताइए, प्रजनन की विधियां बताइए, प्रजनन का वर्गीकरण बताइए, तो आप ये सारा बता सकते हो। इन ब्रीडिंग इसे हिंदी में क्या कहेंगे सर, तो भैया हिंदी में इसे कहेंगे अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन। और आउट मतलब बाहर, मतलब बहिः प्रजनन या बाह्य प्रजनन, बहिः भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर इसको बाह्य प्रजनन भी लिखा रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये इनके हिंदी में नाम हो गए, अंतः प्रजनन, बहिः या बाह्य प्रजनन, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन होता क्या है इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में, तो ध्यान से सुनना बेटा। जब इन ब्रीडिंग की बात करूं मैं अंतः प्रजनन की, तो पहली महत्वपूर्ण बात 4 से 6 पीढ़ी के जो भी संबंधित 4 से 6 पीढ़ी के जो भी संबंधित पशुओं में अगर सहवास होता है, 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में अगर सहवास होता है, 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में अगर सहवास होता है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम अंतः प्रजनन कह देंगे। लेकिन 4 से 6 पीढ़ी होना चाहिए और सहवास में उनमें क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटेड बिटवीन 4 to 6 जनरेशन। दूसरी महत्वपूर्ण चीज सेम ब्रीड, समान नस्ल में होना चाहिए, सेम ब्रीड अर्थात नस्ल भी कैसी हो, समान होना चाहिए। तो समान नस्ल हो, नस्ल कैसी हो, समान। अगर सेम ब्रीड है और रिलेटेड है 4 to 6 जनरेशन, अगर उनमें क्रॉस हो रहा था दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग बिटवीन टू रिलेटेड एनिमल इन 4 to 6 जनरेशन रिलेटेड, एंड सेकंड थिंग ब्रीड आर सेम, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। सीधी सी बात है, इनब्रीडिंग मतलब अंदर के अंदर, किन के अंदर, ब्रीड के अंदर, और ब्रीड कैसी होगी, समान होना चाहिए। सीधी सी बात है, सरल सी बात है, अंग्रेजी में आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन, इन मतलब अंदर, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, किनके, तो ब्रीड के अंदर, जो अंदर ही अंदर हो रहा है, एक ही नस्ल में हो रहा है, समान नस्ल में हो रहा है, इसलिए तो नाम हो गया इन ब्रीडिंग, मतलब ब्रीड्स के अंदर होने वाला प्रजनन, जिनमें क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो रिलेटेड एनिमल्स में अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इन ब्रीडिंग। इसके जस्ट अपोजिट आउट ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन, ये भी 4 to 6 जनरेशन में ही होगा, लेकिन कैसी होगी, इसमें असंबंधित, ठीक है। 3 कंडीशन बनेगी इसमें, हम आगे डिस्कस करेंगे उनको भी। तो असंबंधित होगी 4 से 6 पीढ़ी, और इसमें समान नस्ल हो ये जरूरी नहीं है, और समान नस्ल भी है तो असंबंधित होना जरूरी है। मतलब यहाँ पर एक चीज याद रखना,
रिलेटेड एनिमल्स की बात होगी, अनरिलेटेड अगर एनिमल्स में ब्रीडिंग की बात आ जाए, जहां भी असंबंधित दिख जाए तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना, आउटब्रीडिंग। कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीजों में जो बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक अंतर है वो यही है कि आउटब्रीडिंग में, बाह्य प्रजनन में हमेशा असंबंधित नर पशु मादा पशु से मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना। पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेम ब्रीड शब्द यहाँ भी आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। सेम ब्रीड शब्द यहाँ भी होगा, लेकिन परिस्थिति क्या होगी, सेम ब्रीड हो भले, पर वो क्या होगी, वह भी अनरिलेटेड। सेम ब्रीड अनरिलेटेड आ जाए तो आउटब्रीडिंग का हिस्सा है, सेम ब्रीड और रिलेटेड आ जाए तो इनब्रीडिंग। समझ गए, संबंधित भी हो और समान भी हो तो वो इनब्रीडिंग, सेम ब्रीड हो लेकिन अनरिलेटेड हो तो आउटब्रीडिंग। महत्वपूर्ण है, इसको हम और डिस्कस करेंगे, चिंता की बात नहीं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज समझना थे, कौन कौन से, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। अगर समान नस्लों में हो रहा है और संबंधित है तो इनब्रीडिंग, लेकिन जनरेशन गैप, किन जनरेशन के बीच कितनी रेंज होनी चाहिए, कितनी रेंज वालों को बोलेंगे, तो 4 से 6 इधर भी, 4 से 6 उधर भी, लेकिन उधर बिल्कुल असंबंधित। सर कैसे, उदाहरण दो। अगर मान लीजिए आपने, अगर आपने भैया, ठीक है, साहिवाल और साहिवाल के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है, आपने साहिवाल और साहिवाल के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है। चलिए अब देखो, ये साहिवाल नस्ल तो क्या है, समान हो गई, और इनमें क्या होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए, संबंधित भी और नस्ल भी समान है, दोनों कंडीशन पूरी है। इनब्रीडिंग है। आउटब्रीडिंग में अगर आपने मान लीजिए कि जर्सी से जर्सी का करवा दिया, ठीक है, सर आपने तो बोला था कि समान नस्ल नहीं होगी, समान नस्ल इधर आएगी आउट क्रॉसिंग में, भिन्न संकरण में, पर इनमें संबंध कैसा होगा, असंबंधित शब्द आएगा, तब यह होगा आउटब्रीडिंग का हिस्सा। अगर असंबंधित नहीं है, जर्सी गुणित जर्सी और संबंध दिख गया तो फिर ये किधर चला जाएगा, इनब्रीडिंग। बस छोटा सा डिफरेंस है, चलिए कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसको काफी आसान है। अब हम बात करेंगे इनब्रीडिंग। जैसे कि हमने बात की थी कि इसमें 4 to 6 जनरेशन रिलेटेड सेम ब्रीड में क्रॉस हो रहा है तो इनब्रीडिंग कहेंगे। 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशु जिनकी नस्ल एक है, यहाँ पर विभिन्न नस्ल आएगी नहीं, सम प्रजनन या क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग की भी बात करेंगे तो बिल्कुल रिलेटेड एनिमल्स में होगा, वो सब एनिमल इनब्रीडिंग का ही हिस्सा होने वाला है। अब इनब्रीडिंग में दो टाइप निकल कर आते हैं हमारे पास, एक आता है क्लोज और एक आता है लाइन। व्हाट इज क्लोज और व्हाट इज लाइन, क्या क्या मतलब है क्लोज और लाइन के, तो आप ध्यान से सुनना भैया। क्लोज ब्रीडिंग, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसे हिंदी में सम प्रजनन, ठीक है। लाइन ब्रीडिंग को अंतरवंश प्रजनन, ठीक है। अब क्लोज ब्रीडिंग कैसे होगा, तो वही बात, सेम ब्रीड होना चाहिए, समान नस्ल होना चाहिए, क्योंकि हिस्सा ही किसका है, अंतः प्रजनन का है ना, हिस्सा ही किसका भैया, अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग का है। और इन ब्रीडिंग कहता है कि मेरे अंदर जो भी आएंगे वो मेरी कंडीशन को फॉलो करेंगे। बोले तेरी क्या कंडीशन, बोले मेरी दो कंडीशन है, 4 to 6 जनरेशन का रिलेशन हो और सेम ब्रीड हो, 4 से 6 पीढ़ी तक का उनमें संबंध हो और नस्ल सेम हो, समान होना चाहिए, उसी को हम अंतः प्रजनन कहेंगे। तो ऐसी दो कंडीशन निकल कर आए, कौन कौन सी, क्लोज ब्रीडिंग, सेकंड वन इज लाइन ब्रीडिंग। व्हाट इज क्लोज ब्रीडिंग, व्हाट इज सम प्रजनन, किसे कहेंगे, तो सम प्रजनन जब समान नस्ल आपस में मीटिंग करेगी। सर इधर भी समान आएगी, बिल्कुल समान आएगी, फिर अंतर क्या है, इधर जो अंतर है सिर्फ इतना सा है सम प्रजनन में भैया कि यहाँ पर जो मीटिंग होगी बिल्कुल सगे संबंधियों में होगी, यहाँ पर एक ही परिवार के सदस्यों में होगी, मतलब एक ही परिवार। अब परिवार का मतलब क्या हुआ, तो भैया परिवार का मतलब होता है माता पिता, माता पिता से क्या प्राप्त होंगे, या तो पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री प्राप्त होगी, दैट इज कॉल्ड वन फैमिली, कंप्लीट फैमिली पैक। यस, मेल फीमेल मतलब माँ पिताजी पुत्र और पुत्री, दैट इज वन फैमिली। मतलब जब एक ही परिवार के सदस्यों में होता है तो उसे हम सम प्रजनन या क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन जब एक कुटुंब में हो, एक वंश में हो, या कजिन्स में हो, या चचेरे भाई चचेरी बहन का, या दादा या पोती का हो, समझ गए बात को, या परदादा या परपोती का हो, तो जहां पर चचेरेपन
की बात हो जाए, कजिन्स के रिलेशन की बात आ जाए, तो उसे हम लाइन ब्रीडिंग कहेंगे। यहाँ भी नस्ल समान ही होगी, इनमें भी 4 से 6 पीढ़ी तक का संबंध होगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इनब्रीडिंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो जब एक ही परिवार के सदस्यों में हो रहा है, एक ही फैमिली में हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए गांव में कोई परिवार है, ठीक है, परिवार है, तो परिवार जब बोलते हैं ना उसका खुद का परिवार, इंडिविजुअल परिवार, तो एक महिला, एक पुरुष और उनके बच्चे, समझ गए। तो जब इस तरह से पशुओं में एक साहिवाल का नर, साहिवाल की मादा और उनसे संतान हुई, तो ये कंप्लीट वन फैमिली। तो जब उनमें आपस में क्रॉस होगा, उनमें आपस में प्रजनन होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज ब्रीडिंग। इट इज ए पार्ट ऑफ इनब्रीडिंग। डियर स्टूडेंट, आई होप यू क्लियर दैट। एंड सेकंड थिंग कि साहिवाल तो है और समान नस्ल भी और संबंध भी है, पर एक परिवार में नहीं है, अलग अलग परिवार में। ये सब अलग अलग परिवार के हिस्से हैं, मतलब कुटुंब में, वंश में, इसीलिए नाम हो गया अंतर वंश। मतलब जब वंश के अंदर हो रहा है, एक ही वंश के अंदर हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से चचेरा भाई चचेरी बहन, आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब एक परिवार के सदस्यों में हो तो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ठीक है। प्रश्न आता है कि सम प्रजनन को छोड़कर जो भी 4 से 6 पीढ़ी में होता है, क्या बोलता है बेटा प्रश्न में, वो अक्सर पूछता है ऐसा कि सम प्रजनन को छोड़कर जो भी 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित, शब्द ध्यान रखना, सम प्रजनन को छोड़कर 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित में अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, लाइन ब्रीडिंग, क्योंकि सम प्रजनन के अलावा लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। चचेरापन कजिन्स के बीच में हो रहा है तो वो प्रजनन हो जाएगा आपका लाइन ब्रीडिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इनके एग्जांपल देखेंगे तो आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 शब्द नए आपके लिए, पहले उन शब्दों को समझे कि सर ये शेयर क्या है और डेम क्या है। तो भैया याद रखना, ये शायर जो लिखा है नर के लिए लिखा है शेयर, और डेम जो लिखा है वो मादा के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शेयर शब्द किसके लिए, नर के लिए, और डेम मादा के लिए। तो यहाँ पर शेयर शब्द लिखा है और ये डॉटर मतलब पुत्री, अर्थात पिता और पुत्री के बीच में क्रॉस हो जाए उस घटना को क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। अर्थात सन और माता के बीच में, पुत्र और माँ के बीच में अगर क्रॉस हो जाए तो उस घटना को भी क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। ब्रदर मतलब ब्रदर कौन सा, सीब ब्रदर, अर्थात सगा भाई। सीब मतलब सगा भाई, अर्थात भाई और बहन का जो रिश्ता है, अगर इस तरह की घटना उनमें हो रही है तो उसे भी हम क्लोज ब्रीडिंग कहेंगे। और ये सब उदाहरण किस में चले जाएंगे, इन ब्रीडिंग में। अब इन ब्रीडिंग ऑप्शन दिया और क्लोज ब्रीडिंग में, तो फिर हम क्लोज लगाएंगे, लेकिन क्लोज ब्रीडिंग नहीं दिया तो फिर इन ब्रीडिंग लगा सकते हैं। क्लियर। तो जब पिता पुत्री में हो जाए, पुत्र माँ में हो जाए, भाई बहन में हो जाए, तो ये सब एक ही परिवार हुआ ना भैया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब कैसे हैं, ये सब एक परिवार है, इनका परिवार है, हंसता खेलता इनका सब परिवार है पशुओं का। और इस प्रकार के परिवार में जब अंतः प्रजनन हो रहा है, और वह भी किस प्रकार का है, क्लोज वाला है, सम प्रजनन है। समझ गए, सम प्रजनन मतलब समानों में, समान घर में, समान परिवार में अगर हो रहा है तो घटना यही कहलाएगी भैया क्लोज ब्रीडिंग। चलिए अब लाइन ब्रीडिंग की बात करते हैं, अंतर्वंश प्रजनन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन और डेम, मतलब चचेरा भाई और बहन, ठीक है तो एक ही वंश के, एक ही कुटुंब के, लेकिन क्या शब्द आ गया, चचेरा आ गया। यहाँ पर चचेरा आया क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे सगे संबंधी है, यहाँ पर सगे संबंधी नहीं है। फिर ग्रैंडफादर मतलब दादा, और पुत्री मतलब कौन सी पुत्री, पर पुत्री मतलब बेटे की लड़की, और ग्रैंडसन और डेम। समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो जाता है और यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। इस प्रकार के प्रजनन में कोई गैप नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा गैप किसकी तुलना में देखने को मिलता है, क्लोज ब्रीडिंग की तुलना में। क्लोज ब्रीडिंग मतलब बहुत ही पास हो, बहुत ही सगे हो, बहुत ही प्रगाढ़ हो, बहुत ही घनिष्ठ हो, उसमें हो रहा तो क्लोज ब्रीडिंग, और थोड़ा सा गैप बढ़ गया तो लाइन ब्रीडिंग, मतलब एक वंश के अंतर्गत हो रहा है। आई होप आपको लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, सम प्रजनन, अंतर्वंश प्रजनन क्लियर हो गया होगा भैया। अब सर ऐसा प्रजनन करवाने के क्या फायदे हैं, क्लोज ब्रीडिंग के क्या फायदे हैं? तो क्लोज ब्रीडिंग का जो सबसे मेजर यहाँ पर एडवांटेज निकल कर आता है, अनडिजायरेबल रेसिसिव जीन आर may be discovered and eliminated by further testing in this line। क्या हो रहा भैया, सर हिंदी में क्या मतलब हुआ, अनडिजायरेबल रेसिसिव जीन मतलब जिनको हम नहीं चाहते उनकी क्या करेंगे, खोज। ऐसे जीन जिनको हम नहीं चाहते उनको खोजा जाएगा,
और उनको खोज कर इलिमिनेट मतलब बाहर कर देंगे, तो वह किसमें होगा, वह क्लोज ब्रीडिंग अर्थात सम प्रजनन में। कि सम प्रजनन का उपयोग करके हम अनडिजायरेबल, जिन्हें हम नहीं चाहते, जो वांछित नहीं है, अवांछित है, तो इन अवांछित गुणों को खोजकर बाहर किया जा सकता है। किस प्रजनन की सहायता से, क्लोज ब्रीडिंग की सहायता से। क्योंकि जब सम प्रजनन होता है तो उसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर आते जाएंगे, उनको हम हटाते जाएंगे और जो अच्छा है उसको रखते चलेंगे। और ये कब होगा, जब बहुत ही सगे संबंधियों में प्रजनन होगा, तभी तो वांछित और अवांछित दोनों आएंगे। लेकिन हम अवांछित को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और जो काम के उनको रखते चलेंगे। तो पहला लाभ ये हो जाएगा भैया कि अवांछित गुणों को खोज कर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। कौन से ब्रीडिंग में, तो क्लोज ब्रीडिंग में। फिर द प्रोजेनी आर मोर यूनिफॉर्म देन आउटब्रीड प्रोजेनी, यहाँ पर जो संतान मिलेगी वह आउटब्रीड मतलब वही प्रजनन के तुलना में क्या होगी, संतान मोर यूनिफॉर्म मतलब ज्यादा एक रूप या समरूप होगी, एक रूपता होगी या उनमें समानता होगी। किनकी तुलना में समानता होगी, बाह्य प्रजनन की तुलना में। अर्थात क्लोज ब्रीडिंग सम प्रजनन के द्वारा एक समरूप एक समान संतान प्राप्त की जा सकती है। किनकी तुलना में, आउटब्रीड की तुलना में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी एक विशेष कैरेक्टर को हम पकड़कर उसी को जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाते हुए चलने वाले भैया, इसीलिए तो आउटब्रीड की तुलना में यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आएगी। सर इतने फायदे हैं तो नुकसान भी है भैया। क्या नुकसान है, मोर ससेप्टिबल टू डिसीज और ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब बहुत ही क्लोज ब्रीडिंग हो रही है, मान लीजिए जन्मजात बीमारी है, तो वो भी जनरेशन बाय जनरेशन चलती चली जाएगी। ठीक है, डिसीज का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और ब्रीडिंग और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी आती है। ऐसा माना जाता है कि जब सगे संबंधियों में एक जैसा प्रजनन लगातार जनरेशन बाय जनरेशन चलता है, तो कुछ समय के बाद उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो सर फिर प्रॉब्लम आती है तो इनब्रीडिंग या क्लोज ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं? तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अध्ययन से पता चलता है कि जब हमें कोई विशेष कैरेक्टर चाहिए तो सिर्फ वो इनब्रीडिंग से ही आ सकता है ना भैया, इसलिए उसको करवाना है। और ज्यादा हो गया और इस तरह की समस्या बढ़ती जाएगी, उसी को तो हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, शायद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सम प्रजनन के लाभ और हानियां डिस्कस कर ली। अब एडवांटेज ऑफ लाइन ब्रीडिंग। अब अंतरवंश प्रजनन के क्या लाभ है? इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मिटी, द डेंजरस इन्वॉल्व्ड इन क्लोज ब्रीडिंग कैन बी रिड्यूस। देखो दो चीजें यहाँ पर है। अब दो चीजें क्या है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता बढ़ती है। अब प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा समरूपता या समानता किसमें आएगी, क्लोज ब्रीडिंग में कि लाइन ब्रीडिंग में? तो क्लोज ब्रीडिंग में आएगी। समझ गए, वहां भी समानता बढ़ रही है, यहाँ भी समानता बढ़ रही है, क्योंकि दोनों इनब्रीडिंग का पार्ट है और इनब्रीडिंग में समानता ही तो बढ़ेगी, तो यहाँ भी समानता बढ़ेगी भैया। लेकिन दूसरा क्या फायदा है कि जो क्लोज ब्रीडिंग में खतरा था उस खतरे को कम किया जा सकता है। क्लोज ब्रीडिंग में जो डेंजरस या लिथल जीन्स या जो भी आने की संभावना है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। किसके द्वारा? लाइन ब्रीडिंग के द्वारा। प्रश्न आ सकता है कि सम प्रजनन में होने वाले डेंजरस या खतरे को कम करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? लाइन ब्रीडिंग का। लेकिन याद रहे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर रिमूव करना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन अंतः प्रजनन हास को अगर हटाना है तो बाह्य प्रजनन का सहारा लिया जाता है। इस बात के गांठ बांध लेना बेटा, जब अंतः प्रजनन हास को रोकना है तो बाह्य प्रजनन लेंगे। क्यों लेंगे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज आ जाए अगर इस तरह से कि डेंजरस इन्वॉल्व्ड इन क्लोज ब्रीडिंग, जो क्लोज ब्रीडिंग में खतरा बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो लाइन ब्रीडिंग का। कैसे? क्योंकि एक दूसरे वंश में चला जाएगा ना, परिवार को छोड़कर अब दूसरे के साथ उसका सहवास होगा, मेटिंग होगा, इसलिए अब फैमिली के जो डिसऑर्डर थे वो कम हो जाएंगे और उसी कुटुंब के उसी वंश के दूसरे गुण उसमें आने लगेंगे। इसके भी कुछ एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज होंगे, बिल्कुल है। In some case, result of in a few generation which receive no benefits from selection। ऐसा पाया गया कि लाइन ब्रीडिंग में अंतरवंश प्रजनन में कभी कभी हमें जनरेशन में या पीढ़ियों में जो जीन हमें बेनिफिट्स वाले चाहिए वो इसमें सिलेक्ट रूप में या चयनित रूप में हमें दिखाई नहीं देते। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंतः
वंश प्रजनन में या लाइन ब्रीडिंग में उपयोग करने से जिन गुणों को हम चाहते हैं वो नहीं भी आ पाते हैं। ऐसा इसका एक नुकसान या डिसएडवांटेज है। चलिए अब बात करेंगे भैया एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। सबसे पहले हमने इनब्रीडिंग देखा, उसके टाइप से देखे, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब ओवरऑल इनब्रीडिंग का क्या एडवांटेज है, तो मस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी एंड डिक्रीज हेटेरोजाइगोसिटी। व्हाट इज होमोजाइगोसिटी? तो होमोजाइगोसिटी मतलब समयुग्मजता, समयुग्मजता और ठीक है समयुग्मजता और विषम युग्मजता। समयुग्मजता और विषम युग्मजता बेटा। अब विषम युग्मजता क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपने क्रॉस करवा दिया, ठीक है, आपको F1 जनरेशन कुछ इस तरह से मिल गया, ठीक है। इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? विषम युग्मजता, हेटेरोजाइगोसिटी। और ये दोनों कंडीशन क्या है? समयुग्मजता मतलब इनके जो एलील है, ये एक एलील है 1 2 3 4, ये 4 एलील है, तो ये चारों जो एलील है ये बिल्कुल समान है, और ये दोनों एलील जो है 5 और 6 नंबर का एलील है, जो ये बिल्कुल भिन्न भिन्न, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये एलील डिफरेंट है। तो जब एलील डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगोस या विषम युग्मजता कहते हैं, और जब एलील बिल्कुल समान प्राप्त होते हैं तो उस घटना को समयुग्मजता या होमोजाइगोसिटी कहते हैं। और इनब्रीडिंग का जो सबसे मेन उद्देश्य है समानता को बढ़ाना, असमानताओं को घटाना। और यहीं से 3 प्रश्न परीक्षा में बने। समानता किसमें बढ़ेगी तो बता देना इनब्रीडिंग में, असमानता किसमें घटेगी तो इनब्रीडिंग में। बात समझ गए? homozygosity is increased in which type of breeding? That is called inbreeding. Okay, and heterozygosity is decreased in which breeding method? That is called inbreeding. I hope you clear that. तो समयुग्मजता को बढ़ा देना और विषम युग्मजता को घटा देना ही मुख्य उद्देश्य होता है इनब्रीडिंग अर्थात अंतः प्रजनन का। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है भैया, याद रखना। और आई होप यू क्लियर दैट व्हाट इज होमोजाइगोसिटी एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगोसिटी। समयुग्मजता क्या है? जब दोनों एलील एक दूसरे के समरूप हो, दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है, लेकिन एक जैसे होना चाहिए, वो है होमोजाइगस या होमोजाइगोसिटी। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोसिटी, विषम युग्मजता मतलब विभिन्नताओं को हटाना। वी कैन एलिमिनेट इंफीरियर क्वालिटीज व्हिच मेथड? इनब्रीडिंग। मतलब असमानताओं को, कमियों को दूर करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोसिटी। I hope you clear the mean of homozygosity and heterozygosity. The best method getting true strength. What is true strength? हिंदी वालों ध्यान से सुनना भैया। True strength मतलब है प्योर ब्रीड। सर प्योर ब्रीड को और हिंदी में क्या बोलेंगे? That is called शुद्ध नस्ल। हिंदी में क्या कह दोगे भैया आप? शुद्ध नस्ल प्राप्त करना। और यही प्रश्न एग्जाम में आया है कि किस विधि के द्वारा शुद्ध नस्ल प्राप्त होगी, प्योर ब्रीड प्राप्त होगा। ट्रू स्ट्रेन, ट्रू मतलब सत्य, स्ट्रेन मतलब उस नस्ल के लिए यहाँ पर टेक्निकली शब्द बोला गया है। तो प्योर ब्रीड या ट्रू स्ट्रेन हमें किस विधि से मिलेगा? शुद्ध नस्ल का विकास हम किस विधि से करेंगे? तो वो होगी इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसके। अब इतना है तो कुछ न कुछ कमियां भी होगी, तो बहुत सारी कमियां निकल कर आती है। ठीक है, समानता तो बढ़ रही है, लेकिन उन समानताओं के बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी असमानताएं आ गई। इफेक्ट ऑन ग्रोथ मतलब उसकी ग्रोथ रेट धीरे हो जाएगी, क्योंकि बार बार एक जैसे जीन आ रहे हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी। बार बार समप्रजनन में क्या होगा? एक ही जैसे जीन आएंगे तो उनकी ग्रोथ रेट पर प्रभाव पड़ेगा, पर एक निश्चित समय के बाद पड़ता है, नहीं तो मिलाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। पर कुछ समय के बाद उनकी ग्रोथ रेट घटने लगती है। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस मतलब उनकी उत्पादन क्षमताएं भी घटने लगती है। फिर इफेक्ट ऑन विगर मतलब उनका ओज भी कम हो जाता है, संकर ओज या हेटेरोजाइगोस जिसको हम बोलते हैं वो भी घटेगा। प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्टिविटी भी घटेगी और प्रोडक्शन भी घटेगा। और घातक जीन और एब्नॉर्मिटीज बढ़ने लगती है। कभी कभी समप्रजनन में ऐसा देखा जाता है कि घातक जीन, लिथल जीन आने लगते हैं। इसको अगर हम मेंडल के अनुसार देखें, इनब्रीडिंग को क्या बोलेंगे? सेल्फिंग बोलेंगे। स्वपरागण हो रहा ना, अब जब बार बार सेल्फिंग होगी तो ये तो समस्या आएगी। बार बार एक ही जैसी नस्ल का क्रॉस करवाओगे तो ये सारी समस्या भी आएगी। और जब हम इनको कलेक्टिव कहें तो इसी को तो हम कहते हैं अंतः
प्रजनन हास या अंग्रेजी में इसे कहें इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अंग्रेजी में इसे क्या कह देंगे भैया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, IBD, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अंतः प्रजनन हास, अंतः प्रजनन हास मतलब उस नस्ल में जो विशेष गुण थे वो धीरे 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 कम होने लग गए। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए? अंतः प्रजनन हास हो गया तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन हास हो रहा है, अब समान नस्ल से मिलाओगे तो और बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम होना है, हाउ टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन हास से कैसे बचा जाए, तो इससे बचने के लिए हमें आउटब्रीडिंग बाह्य प्रजनन का या बाह्य प्रजनन का सहारा लेना पड़ता है। और इस तरह का प्रश्न आता है कि अंतः प्रजनन हास को रोका जा सकता है सम प्रजनन के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, उससे तो और बढ़ेगा। रोकने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर का मतलब बाह्य प्रजनन। तो इस तरह से ये सारी चीजें भैया इनब्रीडिंग के अंतर्गत आती है, और सारे प्रश्न यहाँ से जो भी बनते हैं आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते भैया आगे, ब्रीडिंग का दूसरा प्रकार। इनब्रीडिंग खत्म हो गया, उसके दो प्रकार भी हो गए, लाभ हानियां भी हो गई, प्रश्न भी चर्चा कर ली। अब आउटब्रीडिंग, व्हाट इज आउटब्रीडिंग? 4 to 6 जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक असंबंधित पशुओं में अगर प्रजनन हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। क्या होता है आउटब्रीडिंग में? 4 से 6 पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी तक के कैसे पशु हो? असंबंधित। जहां जहां असंबंधित दिख जाए समझ जाना बात हो रही है आउटब्रीडिंग अर्थात बाह्य प्रजनन की बात हो रही है। ये बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाना। जब जब भी बात 4 से 6 पीढ़ी तक असंबंधित पशुओं में हो, जहां असंबंधित शब्द हो, आप लोग समझ जाना कि बाह्य प्रजनन आउटब्रीडिंग की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पर हमें मूलतः इसके 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला आउट क्रॉसिंग। अब आउट क्रॉसिंग क्या होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, फिर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम प्रसंकरण कहते हैं, या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज ग्रेडिंग आउट। तो इस तरह से यहाँ पर इसके हमें 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। किसके भैया? तो आप बोल दोगे आउट ब्रीडिंग के वही या बाह्य प्रजनन के 4 प्रकार मूलतः देखने को मिलते हैं। आउट क्रॉसिंग इसे हिंदी में कहेंगे भिन्न संकरण। कौन सा संकरण? तो ये हो गया आपका भिन्न संकरण। क्रॉस ब्रीडिंग इसे हिंदी में संकरण कहते हैं, ठीक है। और स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को प्रसंकरण कहा जाता है। और ग्रेडिंग ऑफ क्रमोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेडिंग ऑफ क्रमोन्नति। तो इनके हिंदी में नाम हो गए, अंग्रेजी में नाम हो गए। ये सारे किसके प्रकार है? तो ये सारे बाह्य प्रजनन के प्रकार है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? ध्यान से सुन लेना बच्चों कि आउट क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। भिन्न संकरण में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। आउट क्रॉसिंग हिंदी में लिख देता हूं भैया, भिन्न संकरण। आउट क्रॉसिंग मतलब भिन्न संकरण। अब इसमें क्या हो रहा है आउट क्रॉसिंग में, भिन्न संकरण में 4 से 6 पीढ़ी तक के असंबंधित तो शब्द इसमें भी आएगा। जहां जहां आउट ब्रीडिंग आएगा सब में आएगा, लेकिन काम की चीज क्या है वो समझ। हालांकि मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में जो क्रॉस हो, पहली कंडीशन, तो ये तो सब में आएगी। जितने भी पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग में ये लाइन तो सब में आएगी, ठीक। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा समान नस्ल। अब आपका दिमाग खराब, सर समान नस्ल कहां से आ गई? समान नस्ल तो इनब्रीडिंग में आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब इनब्रीडिंग में समान नस्ल आएगा तो वहां पर शब्द अ नहीं होगा, वहां पर संबंधित होगा। इस चीज का ध्यान रखना। आउट ब्रीडिंग में 3 कंडीशन मूलतः होती है। अगर सेम ब्रीड में हो रहा है असंबंधित है, सेम ब्रीड अनरिलेटेड दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, डिफरेंट ब्रीड अनरिलेटेड दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, एंड डिफरेंट स्पीसीज दैट इज कॉल्ड स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम बात करेंगे भिन्न संकरण की तो 4 से 6 पीढ़ी तक के असंबंधित होंगे पर नस्ल क्या होगी? समान। इस चीज का ध्यान रखना कि कौन से संकरण में? भिन्न संकरण में, या जिसे हम कहेंगे आउट क्रॉसिंग। 4 से 6 पीढ़ी तक का हो और समान नस्ल हो। सर क्या फायदा इसका? तो इसका पहला फायदा जो गिरी हुई नस्ल है। अब गिरी हुई नस्ल ऐसा नहीं गड्ढे में गिर गई, गिरी हुई नस्ल मतलब
जिसका प्रोडक्शन गिर गया हो, जिसकी क्वालिटी खराब हो गई हो, इस तरह के जो भी पैरामीटर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो अगर कम हो गए तो उनको इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना है, तो किस संकरण का? आउटक्रॉसिंग का। और एमपीपीएटी में एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई थी कि गिरी हुई नस्लों को सुधारने की सर्वोत्तम विधि है, तो उस समय क्या लगाना बेटा? आउटक्रॉसिंग। गिरी हुई नस्ल बोल दे तो हमें क्या लगा देना है? आउटक्रॉसिंग। गिरी हुई का मतलब ये नहीं कि गड्ढे में गिर गई, कुएं में गिर गई। गिरी हुई का मतलब है भैया कि उसके उत्पादन में, उसकी क्वालिटी में कमी आ गई है। तो ऐसी नस्लों को सुधारने के लिए भिन्न संकरण या आउटक्रॉसिंग एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अनुत्पादक हो गया। क्या हो गया? अनुत्पादक हो गई कोई नस्ल, तो अनुत्पादक को क्या बना दिया जाता है? उत्पादक। इन प्रोडक्टिव को या अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव बना दिया जाता है। इन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव बनाया जाता है किसके द्वारा? तो आप बता दोगे, भिन्न संकरण के द्वारा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए। जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो वो होती है आउटक्रॉसिंग। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें भैया याद रखना। किसके लिए महत्वपूर्ण है? आउटक्रॉसिंग के लिए। समान नस्ल में होगा पर उनमें कोई संबंध नहीं है, और समान नस्ल और संबंध आ गया तो सारा मामला इनब्रीडिंग में चला जाएगा, समझ गए? लेकिन समान नस्ल और असंबंधित है तो भिन्न संकरण या आउटक्रॉसिंग। ठीक। गिरी हुई नस्लों को सुधारने की सबसे अच्छी विधि अनुत्पादक को उत्पादक बनाने की अच्छी विधि है, और जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, अनुवांशिक शुद्धता के लिए भी यह विधि उपयोग में लाई जाती है। आउटक्रॉसिंग के एडवांटेज जैसे कि अभी हमने चर्चा की, चलिए बात कर लेते हैं इनके ऊपर। दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव फॉर कैरेक्टर्स दैट आर लार्जली अंडर कंट्रोल। ये शब्द याद रखना, कंट्रोल ऑफ जीन्स। ये रहा, कंट्रोल ऑफ जीन्स विद एडिटिव इफेक्ट। मतलब जो गुण जीनों से, जो गुण जीनों से या जो कैरेक्टर है जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, उनको पीढ़ी में लाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी? तो दैट इज आउटक्रॉसिंग। जो गुण जीनों के माध्यम से कंट्रोल होते हैं, उनको अगली पीढ़ी में लाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो आप बता देना, दैट इज आउटक्रॉसिंग, भिन्न संकरण। जैसे कि कौन कौन जीन से कंट्रोल होता है? तो मिल्क प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट, ये याद रखना। दूध उत्पादन और वृद्धि विकास, जो कि जीनों के माध्यम से कंट्रोल होते, याद रखना। दूध उत्पादन और वृद्धि की दर जीन के माध्यम से कंट्रोल होती है, और जीन शब्द जहां दिख जाए तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है? आउटक्रॉसिंग की, भिन्न संकरण की। इट इज एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अभी हमने जैसे बात की कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो वह आउटक्रॉसिंग है। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात आ जाए, और जो जीन से कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर्स है उनकी बात आ जाए, तो आप आंख बंद करके उत्तर क्या लगा दोगे? आउटक्रॉसिंग। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर मोस्ट हार्ड। मतलब वह झुंड जो औसत दर्जे का अच्छा हो, उनके लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे? उसके लिए भी हम बेटा आउटक्रॉसिंग का उपयोग करेंगे। जो झुंड औसत दर्जे का हो, मोस्ट या बेस्ट मेथड ऑफ मोस्ट हार्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा झुंड में अगर बात हो या औसत दर्जे का झुंड हो, उनको सुधारने के लिए भी किसका उपयोग होगा? आउटक्रॉसिंग का ही उपयोग होगा। चलिए अब आउट ब्रीडिंग का दूसरा प्रकार है क्रॉस ब्रीडिंग। व्हाट इज मीनिंग क्रॉस ब्रीडिंग? तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब वही 4 to 6 जनरेट से अनरिलेटेड, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो संकरण होगा, मिलन होगा, डिफरेंट ब्रीड्स में होगा। जब बात डिफरेंट ब्रीड्स की आ जाए, अलग अलग नस्लों को मिलाया जाए, साहिवाल थारपारकर को मिला दिया, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जर्सी को मिला दिया, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर को मिला दिया, एचएफ और ब्राउन स्विस को मिला दिया। नस्ल क्या है? डिफरेंट है। मेहसाना कैसे है? मुर्रा और सुरती से है। हिसारडेल, न्यूबियन, ये सब कैसी हाइब्रिड है ना। तो जब भिन्न भिन्न नस्ल, यहाँ पर नस्ल ही बदल दिया हमने, एक अलग नस्ल और एक अलग नस्ल, नस्ल की बात है ना। अब नस्ल किसको कहते हैं बता चुका, इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर किया था आपको कि नस्ल किसे कहते हैं। अब जर्सी नस्ल की मैं बात करूं तो जर्सी 1 नस्ल, साहिवाल 1 नस्ल, एचएफ 1 नस्ल, मुर्रा बफेलो 1 ब्रीड, तो ये सब क्या है? नस्ल है। तो जब दो भिन्न भिन्न नस्लों को मिला दिया जाए, ठीक है, नस्ल जब दो भिन्न भिन्न नस्लों को मिला दिया जाए, डिफरेंट ब्रीड्स की मेटिंग होगी, तो किसके अंतर्गत आएगा भैया? क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत। और इसके भी 4 प्रकार हैं, क्रीज, ट्रिपल, बैक एंड टॉप। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1, जो इसके 4 प्रकार हैं। चलिए, तो पहले क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट ब्रीड्स में होता है, ठीक। अब इसके एग्जांपल हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारे एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछे गए। फर्स्ट जैसे कि एचएफ और थारपारकर, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर को मिलाया गया तो हमें देखने को मिला कर्ण फ्रीज,
जैसे कि मैंने आपको बोला डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। एचएफ वन ब्रीड, थारपारकर वन ब्रीड, दो डिफरेंट ब्रीड एंड जो हमें न्यू ब्रीड मिला। और प्रश्न आता है कि नई नस्ल की उत्पत्ति कहाँ होगी, न्यू ब्रीड कहाँ बनेगी, नई नस्ल की उत्पत्ति कहाँ होगी, तो क्रॉस ब्रीडिंग में होगी। या क्रॉस ब्रीडिंग ही देगा तो आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में कहाँ होती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग में। बाह्य प्रजनन में कहाँ होती है, तो संकरण में होती है भैया। जैसे कि एचएफ और थारपार का मिलन हुआ तो करण फ्रीज हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। ब्राउन स्विस और साहिवाल का मिलन हुआ तो करण स्विस प्राप्त हो गया। जर्सी और रेड सिंध से जर्सी सिंध मिल गया। ब्राउन स्विस और रेड सिंधी से ब्राउन सिंध मिल गया। मुर्रा एंड सुरती से मेहसाणा, अभी हमने चर्चा की थी। मेरिनो नर और बीकानेरी मादा से हिसार डेल बहुत फेमस है। जमुनापारी और न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, ये तो आपके नोट्स में भी और आपने बहुत डिटेल पढ़ा। लेकिन दो चीजें अभी जो मैं बताऊंगा आगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद आप पहली बार उनको देखोगे, तो बेटा ध्यान से सुन लेना और देख भी लेना और याद भी करना। रेम्बुलेट एंड चोकला से बना है अविस्ट्रा और वापस रेम्बुलेट एंड मालपुरा से बना अविका। सर ये सब क्या क्या है बताओ ना, आगे मजा आ रहा। देखो बेटा, एचएफ और थारपारकर बना करण फ्रीज, ठीक है। हलिस्ट्रीन फ्रीजियन और थारपारकर से क्या बना, करण फ्रीज। और ब्राउन स्विस और साहिवाल से बना करण स्विस। एक स्विस में ये याद रखना और फ्रीजियन में ये याद रखना, बस यहाँ पर टी याद रखना, यहाँ पर एस याद रखना। मतलब कैसे याद रखोगे, तो एचएफ इंटू थारपारकर से क्या बनेगा, तो हलिस्ट्रीन फ्रीजियन और थारपारकर से बनेगा करण, पर लेकिन करण में क्या लगेगा, फ्रीज, करण फ्रीज बन गया। इधर ब्राउन स्विस एक और साहिवाल, इधर क्या बन गया, करण स्विस। इसे शॉर्ट फॉर्म बना के याद रख लोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, जर्सी और रेड सिंधी, क्योंकि कंफ्यूजन इन दोनों में होता है और प्रश्न भी इन दोनों से पूछे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, बच्चा गलत कर देता है, हमें तो गलत नहीं करना है। ब्राउन स्विस रेड सिंधी, तो ब्राउन सिंध, इसका ब्राउन ले लिया, इसका सिंधी ले लिया, ठीक। मुर्रा और सुरती ये तो एक ही है, ये बफेलो है, भैंस है, याद रखना। मेहसाणा क्या है, भैंस है, गुजरात की फेमस भैंस है। मेरिनो नर और बीकानेरी मादा बनी हिसार डेल और ये क्या है, भेड़ है। और जमुनापारी और न्यूबियन से बना एंग्लो न्यूबियन जो कि बकरी है, गोट है, याद रखना, ये बकरी की एक संकर नस्ल है। और रेम्बुलेट एंड चोकला, अब पता ही चल गया कि चोकला जो कि राजस्थान की मेरिनो है और रेम्बुलेट जो कि एक विदेशी नस्ल है, इनसे बना अविस्त्रा। और उसी प्रकार रेम्बुलेट को मालपुरा जो कि राजस्थान की एक फेमस ब्रीड है, जिससे बना अभिकाली। और ये दोनों किसकी है, भेड़ की। तो भेड़ की कितनी संकर नस्ल हो गई, 3, बकरी की 1, बाकी सब बची गाय की। ये ऊपर की 3, 4 जो है गाय की, ये गाय की संकर नस्ल है। और ये दोनों को याद रखने की ट्रिक है, HFT KF, कैफे पे कौन मिलेगा, कैफे पे जाओगे तो HFT से मिलोगे। और इधर KS BS, बस केस, इसे याद रखना, बस केस। तो इस तरह से आपको इनको शॉर्ट ट्रिक बनाकर याद रखना बच्चों। और ये सारे महत्वपूर्ण है, उसमें से ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि वो सारे प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं, ये कहीं ना कहीं सारे आ चुके एग्जाम में, चाहे BHU की बात करें, ICR की बात करें, MPPAT की बात करें, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आ चुके हैं। लेकिन ये 2 बहुत कम आए, चोकला वाला और मालपुरा वाला। तो हो सकता है ये आप पूछ लिया जाए, आपको यूं पूछ ले कि अविस्त्रा किसका नस्ल है, तो भेड़ का है, कैसा है, तो हाइब्रिड ब्रीड है। आई होप आप इसे एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलो, तो क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया क्यों उपयोग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग का मूलतः क्या उद्देश्य है सर, तो क्रॉस ब्रीडिंग में दूध उत्पादन करना भी है, मांस और ऊन भी। लेकिन सर मुख्यतः क्या है, तो मुख्यतः याद रखना, गाय भैंस लिख दे तो दूध उत्पादन, भेड़ बकरी लिख दे तो भेड़ में पूछे तो ऊन उत्पादन लगाना, बकरी पूछ दे तो मांस उत्पादन लगाना। और सुअर और मुर्गी और बकरी ये पूछा जाता है कि सुअर, मुर्गी और बकरी में प्रजनन की कौन सी विधि अच्छी है, तो आप बता देना क्रॉस ब्रीडिंग। क्यों, क्योंकि मेन जो इमीडिएटली जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो क्रॉस ब्रीडिंग में मिलता है। तत्कालिक रूप से प्रभाव किस विधि में मिलता है देखने को, तो क्रॉस ब्रीडिंग में मिलता है। इसलिए मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी विधि प्रजनन की कौन सी है, तो आप बताना क्रॉस ब्रीडिंग। और ये प्रश्न आता भी है। चलिए क्रॉस ब्रीडिंग में आगे हम देखें तो एडवांटेज क्या क्या है इसके। इट इज ए वैल्यूएबल एज मींस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू ए ब्रीड इन व्हिच द हैव टू नॉट एक्सीड फॉर्मली। डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं, चलो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूएबल जो कि व्यावसायिक गुण है, या यूं कहे कि किसी भी ब्रीड में हम चाहते हैं कि
उसका उत्पादन बढ़े, तो उत्पादन को तत्काल बढ़ाना, ठीक है, प्रोडक्शन को तत्काल बढ़ाने की जो विधि है, या नई नस्ल को तत्काल हमें प्राप्त करना है, जो उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, वांछित गुणों को नई पीढ़ी में लाने के लिए सबसे अच्छी विधि है तो क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग में भी किसका हिस्सा है? तो आउट ब्रीडिंग का। याद रखना ये किसका भाग है? आउट ब्रीडिंग का। वांछित नस्ल जो कि नई पीढ़ी में लाने के लिए किस विधि का उपयोग होगा? तो वांछित गुणों को नई पीढ़ी में लाने के लिए आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग में भी किसका? तो क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग को आप क्या बोलते हैं? संकरण। समझ गए बेटा? तो ऐसे ही प्रजनन की विधि जिसमें हम नई नस्ल उत्पन्न करना चाहते हैं, नई संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, विशेष गुणों के साथ उसको नई संतान में देखना चाहते हैं, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो आप बता देंगे हम उसमें क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नई नस्ल उत्पादन करना। और इसमें एक चीज देखना कि 20 से 25% तक और 25 से 50% तक, दो डाटा यहाँ पर निकल कर आते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग से भैया देखा गया ऐसा जो वृद्धि होती है पशुओं में 20 से 25% और 25 से 50%, किसमें होती है? तो मांस में देखा गया कितनी वृद्धि देखने को मिली? 20 से 25। और दूध उत्पादन में जो देखा गया वो देखने को मिला 25 से 50%। कौन से प्रजनन के द्वारा? तो हम बता देंगे क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। मांस में कितनी वृद्धि देखने को मिली? 20 से 25। और दूध उत्पादन में 25 से 50। पर प्रश्न है कि किसके प्रोडक्शन के लिए अच्छी है? तो मीट प्रोडक्शन के लिए अच्छी है। इस चीज का ध्यान रखना। किसमें तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है? तो क्रॉस ब्रीडिंग में मिलता है। किसमें नई नस्ल की उत्पत्ति होती है? नई नस्ल की उत्पत्ति किसमें होती है? तो भी आप बता देना वो क्रॉस ब्रीडिंग से ही तो होगी। जैसा कि अभी हमने देखा, द ब्रीडिंग मेरिट क्रॉस ब्रीड एनिमल। चलिए इसको पूरी लाइन को आ जान दीजिए। अब इसमें क्या होगा? असमानताएं क्या होगी? असमानता इसमें क्या होगी? घटने लगेगी। रिड्यूस बिकॉज ऑफ द हेटेरोजाइगोसिटी इन द नेचर। असमानता बढ़ेगी। और ऐसा बोला जाता है कि जो संकर नस्ल होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन जो क्रॉस ब्रीडिंग से हमें मिली है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बेटा, है ना, क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण से मिली है, वो नस्ल 4 से 6 पीढ़ी के बाद अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से भी खराब हो जाती है। और इसीलिए बाप बाप होता, बेटा बेटा होता बेटा। समझ गए? तो क्योंकि उसके पेरेंट के जो गुण थे वो धीरे धीरे उसमें से खत्म होने लगते हैं और उसमें से फिर वह गुण खराब हो जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि किस प्रजनन से प्राप्त नस्ल कुछ समय के बाद अपने पूर्वजों से भी खराब हो जाती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त जो ब्रीड होगा, संकर होगा, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। और क्रॉस ब्रीडिंग से क्या बढ़ता है? तो विगर बढ़ता है, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है ना, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक भार बढ़ता है, सब बढ़ता है इससे। लेकिन कुछ समय के बाद वह सब घटने लगता है। ठीक, चलिए आगे हम देखें आगे की कहानी में टाइप्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पर इसके 4 प्रकार निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा क्रिस क्रॉस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्रिस क्रॉस के बाद ट्रिपल बैक एंड टॉप। ये चारों किसके प्रकार है भैया? क्रॉस ब्रीडिंग के। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब संकरण के। तो संकरण 4 तरह से हो सकता है। अब वो 4 तरह से कैसे हो सकता है? पहला क्रिस। अब क्रिस क्रॉस में क्या होगा? मान लीजिए कि क्रिस क्रॉस की अगर मैं बात करूं बेटा, इसको हम हिंदी में कहेंगे द्विसंकरण। क्या कहेंगे? द्विसंकरण। इसमें कितनी नस्लों को मिलाएंगे? 2। ठीक है, एक ए लिया और एक बी लिया, 2 संकरण, 2 नस्लों को मिला दिया, एक बी लिया और एक ए लिया। ए मान लीजिए कि मादा है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए ऐसा मानना है कि मादा है और ये नर है। क्यों ऐसा है? कंफ्यूज नहीं होना बेटा ना, हमेशा हम नर को आगे लिखते, मादा को पीछे लिखते, लेकिन यहाँ पर द्विसंकरण में थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि मादा को आगे लिखा, नर को पीछे लिखा। इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलेगी। अब इस F1 जनरेशन में ये मादा हुई, क्या प्राप्त हुई? मादा। तो अब इस मादा को किससे मिलाएंगे? इस मादा को इस ए मादा के नर से मिलाएंगे, अर्थात किसका नर आएगा? ए का नर आएगा। फिर F2 जनरेशन आगे मिलने से अब अल्टरनेट इस नर से मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे, फिर वापिस किससे मिलाओगे? F3 प्राप्त हो जाएगा इनके मिलने से। इस F3 को वापिस किससे मिलाएंगे? ए से मिलाएंगे। अर्थात 2 ब्रीड में अगर अल्टरनेट क्रॉस हो रहा है, ध्यान रखना शब्द का, 2 ब्रीड में अगर अल्टरनेट क्रॉस है, एकांतर रूप से 2 नस्ल में क्रॉस है, तो उसे क्रिस या द्विसंकरण कहते हैं। ठीक, प्रश्न आता है अब इससे क्या बन जाएगा? F4 बन जाएगा।
तो इस F4 में तत्कालिक पिता के गुण कितने होंगे? तो आप बता सकते हो कि इसमें तत्कालिक पिता के गुण कितने आएंगे? 68%। और बाकी के जो बचे 32% वो किसके आएंगे? बी के। तो इसका तत्कालिक पिता कौन? ए। तो ए के 68 और बी आदर ब्रीड इसके 32, जोड़ देंगे 100 हो जाएगा बेटा। तो मैं इसको एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अच्छे से। चलिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। क्रॉस करवाना क्रिस में या द्विसंकरण में, एक ए नर एक बी, ठीक। ये मादा ली है, नर लिया। थोड़ी देर के लिए सुन लो, सोच लो, ये नर है, ये मादा है, ठीक भैया। इनका क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन है। अब इस F1 जनरेशन में हमें मादा मिली और इधर हमेशा मादा ही आएगी, ध्यान रखना। इधर जो जनरेशन में आएगी मादा ही आएगी। सर ऐसे कैसे संभव है कि मादा ही आएगी? तो ऐसा एक प्रयोग नहीं चलेगा, इसके क्रिस के हजारों प्रयोग चलेंगे और जहां से मादा आएगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। समझ गए भैया? चलो, अब इस मादा F1 प्राप्त हुई। अब इस F1 को इस ए मादा के नर से मिलाना है। अब इसका मादा का नर होगा ना इसी नस्ल का, मान लीजिए साहिवाल है, ठीक है। ये साहिवाल मादा है और ये हॉल्स्टीन फ्रीजियन नर है। अब साहिवाल नर से ही मिलाना है इसका, ऐसा नियम कहता है किसका? क्रिस क्रॉस का। तो इसका नर ए, किस मादा का? ए मादा का नर, तो ए लिख दिया बेटा। इससे कौन सी जनरेशन आ जाएगी? आप F2 जनरेशन आ जाएगी। आप इसको बी नर से मिलाएंगे क्योंकि अल्टरनेट मिलाना है, एकांतर रूप से मिलाना है। F3 आ गया। अब इस F3 को वापस किससे मिला दिया? ए से मिला। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? F4 प्राप्त हो जाएगा। और अब प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है, इनके मिलन से कि भाई ए के कितने गुण आएंगे तत्कालीन पिता के? तो आप बता दोगे। इसका तत्कालीन पिता कौन है? ए। तो इसके 68%। बाकी जो बचे वो अदर ब्रीड मतलब बी के। तो बी के कितने आएंगे? 32। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार कौन सा है? जिसका नाम है ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस की बात करें तो ट्रिपल क्रॉस में क्या होगा? ट्रिपल क्रॉस में 3 नस्ल मिलेगी। कितनी बेटा? 3। इसमें अल्टरनेट 3 नस्लों को मिलाया जाता है ट्रिपल क्रॉस में, इसीलिए इसको रोटेशनल, याद रखना, रोटेशनल ब्रीडिंग भी कहते हैं। इसको रोटेशनल ब्रीडिंग भी कहते हैं। इसी को भैया रोटेशनल ब्रीडिंग भी कहा जाता है। ट्रिपल क्रॉस को ही त्रिसंकरण या रोटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें अल्टरनेट 3 नस्लें मिलाई जाती है। जैसे ए बी का मिलन हुआ, एक जनरेशन आगे F1। अब इस F1 को किससे मिला जाए? सी से। फिर इनसे जनरेशन आए F2, इस F2 को वापस किससे मिलाएंगे? ए से। फिर आया F3, फिर किससे मिलाएंगे? बी से। अल्टरनेट ऐसा चलता जाएगा और ऐसा कब तक चलेगा? 6 से 7 पीढ़ी तक। सर इसके आगे क्यों नहीं? क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन होता है कैरेक्टर्स का, इसलिए 6 से 7 पीढ़ी तक ही करते हैं बेटा ऐसा। और इसमें 3 कंडीशन बनेगी, 4-7 तत्कालीन पिता के, 2-7 दादा या नाना के, और 1-7 अन्य नस्ल के। तो 4/7 तात्कालिक पिता के गुण आते, याद रखना। 4/7 किसके गुण आएंगे? तो 4/7 जो गुण आएंगे वो तत्कालिक पिता के आएंगे बेटा, ठीक है। त्रिसंकरण में तात्कालिक जो होंगे उसके 4/7 आएंगे और 2/7 दादा या नाना के गुण आएंगे, ठीक है, दादा या नाना के, और 1/7 अन्य नस्ल के। समझ गए बेटा? सर इनको परसेंट में देखें तो परसेंट में कर सकते बेटा, 400/7 हो जाएगा, ठीक है, 200/7 हो जाएगा और 100/7। तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए बात को? और याद रखना 421 421/7 मतलब 4 के बट्टे में भी 7, 2 के बट्टे में भी 7, 1 के बट्टे में भी 7। सर 7 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा 7 जनरेशन तक होगा इसलिए 7 लिख रहे भैया। समझ गए? तो ट्रिपल क्रॉस त्रिसंकरण में 3 नस्लों को अल्टरनेटली एक के बाद क्रॉस करके इसमें मिलाया जाता है। फिर बैक क्रॉस, ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। प्रतिसंकरण या बैक क्रॉस में क्या होगा? ए और बी का क्रॉस कराया, F1 जो प्राप्त हुआ, इस F1 को जो भी दोनों में सुपीरियर पेरेंट होगा उससे वापिस करा देंगे। बैक मतलब पीछे, अर्थात पुनः माता पिता से ही मिला देना ही कहलाता है बैक क्रॉस। सर ये तो संप्रजनन जैसा हो गया। अरे भैया असंबंधित नर है ना, आउटब्रीडिंग का भाग है ना, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है। इस चीज का ध्यान रखना। टॉप क्रॉस, जब कोई भी पशु अपनी वंशावली के अंतिम साण से मिलाई जाती है तो उस घटना को हम कहते हैं टॉप क्रॉस, या इसी को हिंदी में चरम संकरण कहते हैं। उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? चरम संकरण। तो ये 4 प्रकार है इसके क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें 2 नस्लों को अल्टरनेट मिलाते हैं, इसमें 3 को मिलाते हैं। तत्कालिक पिता के 4/7,
2/7 दादा नाना के, 1/7 तीसरी नस्ल के। बैक क्रॉस स्वयं पेरेंट्स से मिला देते हैं, ठीक है, जो भी सुपीरियर हो माता पिता में उससे वापस मिला देना, बैक क्रॉस। और टॉप क्रॉस जब गाय अपनी वंशावली के अंतिम स्थान से मिलाई जाती है उसे चरम या टॉप संकरण हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, जब अलग अलग स्पीसीज को मिला जाए, डिफरेंट स्पीसीज में अगर क्रॉस हो, डिफरेंट स्पीसीज में अगर क्रॉस होता है तो उसी को हम प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है भैया। इसको इंटर स्पेसिफिक भी कहा जाता है, जैसे कि म्यूल जो प्राप्त हुआ, खच्चर जिसे हम कहते हैं, जैक और मेयर मतलब गधे और घोड़ी से मिला, हिन्नी गधे और घोड़ी से मिला, कटेलो अमेरिकन भैंस और अमेरिकन गाय से मिला, जेब्राइट जेब्रा और मेयर से मिला, पिन्नू याक और गाय का संकरण है। इस तरह से हमें इसमें ये सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। किसमें भैया? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इनमें स्पीसीज बदल गई। देखो भैया, गधा अलग है, घोड़ा अलग जाति, घोड़ा अलग, गधी अलग, भैंस गाय अलग अलग है, जेब्रा अलग, मेयर अलग, याक अलग, गाय अलग, मतलब इनमें जातियां ही अलग हो गई। सर ऐसा क्यों? भैया जब हमें कोई विशेष गुण चाहिए तो उसके लिए ऐसा किया गया, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा पैदा हुआ, जो नई ब्रीड बनी, नई संतान बन रही, जो न्यू ब्रीड निकल कर आ रही, नई नस्ल निकल कर आ रही, वो नपुंसक होती, इम्पोर्टेंट होती। इम्पोर्टेंट का मतलब है नपुंसक होना, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक होती। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कंडीशन निकल कर आती है। 3 कंडीशन में पहला अगर देखा जाए तो गुण सूत्रों का जो विभाजन होता है वो असामान्य होता है, ठीक है, गुण सूत्र असामान्य निकल कर आए। जैसे मान लीजिए 31 आ गया, इधर से क्या आ गया 32 आ गया, अब ये गुण सूत्र क्या सामान्य है, क्योंकि जोड़े में आना चाहिए, जोड़े बनना चाहिए ना बेटा, इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, तो गुण सूत्रों का असामान्य वितरण हो गया, इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता। दूसरा क्या कारण, अगर गुण सूत्र हमने जुगाड़ लगा भी ली तो इसमें जो गेमेट बनेंगे, गेमेट मतलब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस वो भी नहीं होगा, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। किसी कारणवश हमने अंडाणु शुक्राणु का निर्माण भी कर लिया तो मिल नहीं पाएंगे, एम्फीमिक्सन नहीं होगा, मतलब उनके केंद्रक का मिलन नहीं होगा। इस तरह से 3 महत्वपूर्ण कारण निकल कर आते हैं जिस कारण यह प्रसंकर है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन अमेरिका ने 1984 में म्यूल से बच्चा पैदा करके विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया, उन्होंने इस खच्चर से भी बच्चा पैदा करवा दिया। तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ग्रेडिंग आपका मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग sire a given breed to non-descriptive female and their offspring generation after generation। ग्रेडिंग आपने क्या होता है भैया? महत्वपूर्ण चीज है, नॉन डिस्क्रिप्टिव, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है नॉन डिस्क्रिप्टिव। सीधे सीधे एक लाइन याद रख लो, भारतीय देसी गायों के सुधार की कौन सी विधि अच्छी है? भारतीय देसी गायों की सुधार की कौन सी विधि अच्छी है? तो ग्रेडिंग आप क्रमोन्नति बता देंगे। भारतीय देसी गायों की सुधार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो क्रमोन्नति, ग्रेडिंग आपने, ठीक। इसमें 100% अशुद्ध नस्ल लेते हैं। अब अशुद्ध कैसे? क्योंकि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तो क्या बोला, नॉन डिस्क्रिप्टिव, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई आता पता नहीं है, या भारतीय देसी गाय जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उस अशुद्ध 100% अशुद्ध को किससे क्रॉस कराएंगे? 100% शुद्ध। सर ये कैसा पता चलेगा? क्योंकि उससे जो संतानें हमें प्राप्त हो रही वो शुद्ध है, या जो मन चाहे गुण दे रही, इसलिए उसको शुद्ध बोल देंगे। तो जब 100% इम्प्योर नॉन डिस्क्रिप्टिव इंडियन देसी गांव का क्रॉस 100% प्योर बुल के साथ कराएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग अप। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, जहां भारतीय देसी गाय दिख जाए आप उत्तर क्या लगा देना? ग्रेडिंग अप, ठीक है भैया। अब ऑफ स्प्रिंग का मतलब जो जनरेशन आएगी बार बार उसी को ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, और इस तरह से इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें ये 5 जनरेशन कई बार आ चुका भैया, ठीक है। ये शुद्धता प्रतिशत किसमें? ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संतान आ रही है उसमें पूरी है, अशुद्धता प्रतिशत हर जनरेशन में घटता चला जाएगा। और इस तरह से ग्रेडिंग अप में 7वीं पीढ़ी में हमें एक शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाएगी। तो 7वीं पीढ़ी में हमें कैसी नस्ल प्राप्त होगी? शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाएगी। किसके माध्यम से? ग्रेडिंग अप के माध्यम से। कितनी पीढ़ी में शुद्ध प्राप्त होती? 7वीं। 5वीं में कितना होता है? तो 96.87। इसके कुछ सूत्र भी है, उन सूत्र के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हो भैया, ग्रेडिंग अप को, ठीक है। ग्रेडिंग आपको आप सूत्र के माध्यम से भी देख सकते हो, है ना। जब प्योरिटी परसेंट आपको निकालना है तो 100 - 100, ठीक है। इम्प्योरिटी परसेंट आपको निकालना है
तो 100 2/n। ठीक, इस तरह से सूत्र लगाकर आप निकाल सकते हो। और ईश्वर ने हमें दिव्य शक्ति दी है, हम इनको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। सीधी सी बात है, रटना भी नहीं है, सूत्र भी नहीं लगाना है। मैं सीधी सी एक बात बता देता हूँ, 100 में से हर एक बार घटाते चले जाना। पहली बार घटाओगे तो कितना बचेगा? 50। ठीक, दूसरी बार 75, तीसरी बार किनको घटाना है? इम्प्योरिटीज, इनको घटाते चलना, ये निकलते चली जाएगी। बात समझ गए? तो 100 में से इसको घटाते चलना, अपने आप क्या निकल जाएगा? शुद्धता % निकल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ट्रिक। ठीक है क्लास, तो काफी लंबा लेक्चर हो गया। आज की कक्षा यही समाप्त होती है प्रिय विद्यार्थियों। कल मिलेंगे हम इनके कुछ क्वेश्चन के साथ और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक्स टू क्लास।